नमस्कार दोस्तों, यह है आर बी एस सी है ना की पाठ्य पुस्तक है 2006-7 वाली, 2006-7 या 7-8 वाली है ना। और कक्षा 12 की है। पुस्तक का नाम है राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति, प्रारंभ से लेके पुनर्गठन तक। ठीक, संपूर्ण इतिहास है और बहुत शानदार पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपन ने 2 पाठ पढ़ दिए हैं, आज तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक फैक्ट, हर एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, मेवाड़ का उत्कर्ष। मेवाड़ का उत्कर्ष। पृष्ठभूमि। 1303 में दिल्ली के सुल्तान ने चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने इस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का शासनाधिकारी बनाया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत स्वतंत्रता प्रिय जाति है, अतः खिजर खां पर निरंतर दबाव बनाए रखा गया। वह अपने आप को संकट में फंसा हुआ पाकर मुक्त होने के प्रयास करने लगा। परिणाम स्वरूप उसे दिल्ली बुलवा लिया गया तथा चौहान सरदार मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिया गया। खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक, तथा चौहान सरदार मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिया गया। मालदेव के पश्चात बनबीर को चित्तौड़ का अधिकारी बनाया गया। मालदेव पश्चात बनबीर को, तथा ये वही है बनबीर, शायद मीराबाई को जहर का प्याला दिया था ना, वही ये शायद ये। मालदेव के पश्चात बनबीर को चित्तौड़ का अधिकारी बनाया गया। हम्बीर ने बनबीर को हटाकर स्वयं शासन सत्ता संभाली। इस प्रकार सुल्तान के अधिकार से चित्तौड़ स्वतंत्र हुआ। हम्बीर ने बनबीर को हटाकर स्वयं शासन सत्ता संभाली। परिणाम स्वरूप उसे दिल्ली बुलवा लिया गया तथा चौहान सरदार मालदेव को, परिणाम स्वरूप दिल्ली है ना, जब उसके बाद में चौहान सरदार मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिया गया। मालदेव के पश्चात बनबीर को चित्तौड़ का अधिकारी बनाया गया और हम्बीर ने बनबीर को हटाकर स्वयं शासन सत्ता संभाली। इस प्रकार सुल्तान के अधिकार से चित्तौड़ स्वतंत्र हुआ। सिसोदिया राजवंश। प्रारंभ काल। सिसोद घराने के राजपूत सरदार हम्बीर द्वारा 1326 में चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली गई। सरदार हम्बीर द्वारा 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली गई। हम्बीर प्रतिभाशाली शासक था। उसकी मृत्यु के बाद क्षेत्र सिंह और तत्पश्चात लाखा सिंह मेवाड़ राज्य के शासक बने। इसमें सिसोदिया राजवंश है। जब सिसोद घराने के राजपूत सरदार हम्बीर द्वारा 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली गई। हम्बीर प्रतिभाशाली शासक था। उसकी मृत्यु, ये अलग वाला हम्बीर है, वो वाला हम्बीर नहीं है, रणथंभौर वाला। 1326 में चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। हम्बीर प्रतिभाशाली शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात क्षेत्र सिंह और तत्पश्चात लाखा सिंह मेवाड़ राज्य के शासक बने। वृद्धावस्था में किसी बात पर महाराणा लाखा सिंह को मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह करना पड़ा और महाराणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि हंसाबाई के पुत्र होने पर वह मेवाड़ के सिंहासन से अपना अधिकार त्याग देगा। हंसाबाई ने पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम मोकल रखा गया। महाराणा लाखा की मृत्यु के पश्चात 12 वर्षीय अल्पवयस्क मोकल मेवाड़ के महाराणा बने। आई समझ में? देख दोबारा से ना। वृद्धावस्था में किसी बात, अब ये तो हो गया हम्बीर और सिसोदिया राजवंश की नींव डाल दी। और हम्बीर के बाद में क्षेत्र सिंह और क्षेत्र सिंह के बाद में लाखा सिंह, और लाखा सिंह की बात आ रही है। लाखा सिंह ने
वृद्धावस्था में राजकुमारी हंसाबाई जो कहाँ की थी, मारवाड़ की, से विवाह करना पड़ा और महाराणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि हंसाबाई के पुत्र होने पर वह मेवाड़ के सिंहासन से अपना अधिकार त्याग देगा। हंसाबाई ने पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम मोकल रखा गया। महाराणा लाखा जो मोकल कौन था, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई। पिताजी लाखा, माताजी हंसा, पुत्र मोकल, और इसका बड़ा भाई था चुंडा जो दूसरी पुरानी से था। ये मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से था। महाराणा लाखा की मृत्यु के पश्चात 12 वर्षीय अल्पवयस्क मोकल मेवाड़ के महाराणा बने। मोकल की अल्पायु को ध्यान में रखकर मेवाड़ के चारों ओर स्थित अपने राज्य का विस्तार करते हुए तथा मेवाड़ से पूर्व काल में प्राप्त पराजयों का प्रतिशोध लेने हेतु तत्पर हो गए। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ राज्य के दक्षिण पूर्व में, मालवा के दक्षिण पूर्व में स्थित गागरोन का दुर्ग छीन लिया और नागौर के मुस्लिम शासक ने उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिया, यानी कि चारों ओर से, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ऐसे समझ सकते हैं। जब दक्षिण पूर्व में गागरोन, चित्तौड़ की बात है ना, हाँ, दक्षिण पूर्व में गागरोन और उधर नागौर में। अधिकार गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ राज्य के डूंगरपुर, केलवाड़ा एवं देलवाड़ा क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। मेवाड़ पर मुस्लिम राज्यों ने ही आक्रमण के अतिरिक्त भी आक्रमण कर बूंदी के हाड़ाओं ने मेवाड़ पर मुस्लिम राज्यों ने ही आक्रमण के अतिरिक्त भी आक्रमण कर बूंदी के हाड़ाओं ने मांडलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। सिरोही के शासक ने गोड़वाड़ क्षेत्र में भारी अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। चारों ओर सुलगन और आकलित हुई। परिणामस्वरूप युवा एवं उत्साही मोकल अपनी मेवाड़ी सेना सहित गुजरात के सुल्तान को दंडित करने के लिए आगे बढ़ा। मेवाड़ी सेना सहित गुजरात के सुल्तान को दंडित करने के लिए आगे बढ़ा। मार्ग में जब वह जिलवाड़ा नामक स्थान पर सेना सहित पड़ाव डाले हुआ था, तब उसके दो चाचा एवं मेरा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस समय कुंभा भी इस पड़ाव में था, जिसे शुभचिंतक राजपूत सरदारों ने सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचाकर मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। इस प्रकार महाराणा मोकल एवं उसके परमार वंशीय रानी सौभाग्य देवी का यह तेजस्वी पुत्र कुंभा मेवाड़ का महाराणा बना। महाराणा मोकल और उसकी परमार वंशीय रानी सौभाग्य देवी, यानी कि वही है जो था ना वो हंसाबाई, जो हंसाबाई का था ये, तब इसकी मौत हो गई, तो अब कुंभा वो बनेगा जो पहल की पत्नी से उत्पन्न था ना, वो तो पहल की पत्नी थी सौभाग्य देवी। कुंभा मेवाड़ का महाराणा बना। नहीं मोकल है ये तो। और चूंडा ही था उसका तो एक पुत्र, और चूंडा ने मना कर दी, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली चूंडा ने तो। हाँ भाई, लाखा की बात है, लाखा ने किया था, तो चूंडा ने तो प्रतिज्ञा ही कर ली और फिर हंसाबाई से विवाह कर लिया। जब हंसाबाई से उसका मोकल रखा गया। महाराणा लाखा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ बन गया है ना। लाखा के बाद मोकल, जब मोकल के बाद में मोकल की हत्या कर दी ने, जब कुंभा दूसरी पत्नी हो रही,
मोकल, नहीं नहीं, दूसरी पत्नी को नहीं है, तो मोकल कोई तो पुत्र है। बाकी तो किससे ही खत्म हो चूड़ा को तो। महाराणा मोकल है उसकी परमार वंशीय रानी सौभाग्य देवी का यह तेजस्वी पुत्र कुंभा मेवाड़ का महाराणा बना। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी, 35 वर्ष। इतिहास स्रोत महाराणा कुंभा के शासनकाल के विषय में जानकारी के विविध स्रोत उपलब्ध होते हैं। लगभग 60 शिलालेख प्रकाश में आ चुके हैं जिनसे उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी उपलब्ध होती है। एकलिंग महामात्य, एकलिंग महामात्य, यह ग्रंथ एकलिंग मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें कुंभा के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यह ग्रंथ एकलिंग मंदिर से प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। एकलिंग महात्म्य है। यह ग्रंथ एकलिंग मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें कुंभा के शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक, एक तो यह है। एक है रसिकप्रिया। यह कृति कुंभा द्वारा रचित है तथा जयदेव रचित गीत गोविंद की टीका है। रसिकप्रिया यह कृति कुंभा द्वारा रचित है तथा जयदेव रचित गीत गोविंद की टीका है। फिर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यह है कुंभलगढ़ दुर्ग में नामदेव मंदिर से 5 शिलाओं पर उत्कीर्णित प्राप्त हुआ है। इससे महाराजाओं की उपलब्धि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में महेश द्वारा रचित यह प्रशस्ति कई शिलाओं पर खुदी हुई थी। इसमें कुंभा के व्यक्तिगत गुणों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। एकलिंग महात्म्य, रसिकप्रिया, जयदेव की टीका, गीत गोविंद, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, 5 शिलाओं पर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में महेश द्वारा रचित। महेश यह प्रशस्ति कई शिलाओं पर खुदी हुई थी। इसमें कुंभा के व्यक्तित्व गुणों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुंभा के काल की कुछ घटना को लेकर फारसी तवारीखों में भी उपलब्ध होता है। प्रारंभिक घटनाएं, अब भाई शुरुआती टाइम हमारी बात है ना। प्रारंभिक घटनाएं अर्धवार्षिक 2011 में आया था ये क्वेश्चन। सिंहासनारूढ़ के समय महाराणा कुंभा के समक्ष अनेक समस्याएं थी जिनमें से कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य थी। आंतरिक समस्याओं में सबसे बड़ी चाचा और मीरा की समस्याएं थी जिन्होंने उसके पिता मोकल का वध कर दिया तथा वे महाराणा बनना चाह रहे थे। इसी क्रम में मेवाड़ी सामंत भी 2 गुटों में बंट गए थे। एक चाचा मीरा तथा उनके सहयोगी मेहपा पवार का समर्थक था, दूसरा कुंभा का समर्थक मेहपा पवार। ये महाराणा कुंभा है भाई साहब। दूसरी समस्या है ना भाई, दूसरी समस्या कहीं इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राजपूत सामंत अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। तीसरी समस्या क्या है, मालवा, गुजरात एवं नागौर के मुस्लिम शासक जो मोकल के समय से ही मेवाड़ राज्य क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे, अब मेवाड़ पर आक्रमण की फिराक में थे। इतना ही नहीं, सिरोही एवं आबू के राजपूत सरदारों ने सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। सिरोही व आबू के राजपूत सरदारों ने राजपूत सरदारों सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। कुंभा ने इन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार कदम उठाए। अब एक एक समस्या का सफा होगा देख। चाचा मीरा का दमन। महाराणा ने सर्वप्रथम चाचा एवं मीरा तथा उसके समर्थक सामंतों की शक्ति का दमन किया जो उसके पिता के हत्यारे थे। चाचा व मीरा चैत्र सिंह की
पत्नी की संतान थे। चाचा एवं मेरा चैत्र सिंह की उपपत्नी की संतान थे तथा गत 3 पीढ़ियों से शक्ति बढ़ाते हुए मेवाड़ की सत्ता हस्तगत करना चाहते थे। उन्होंने अनेक सामंतों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। ये मेवाड़ के दक्षिण क्षेत्र में भीलों की सेना को संगठित करके मेवाड़ से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे तथा कोटरा पहाड़ी में छुपे हुए थे। महाराणा ने पता लगाकर इनका दमन करने हेतु रणमल एवं राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कोटरा पहाड़ी में छुपे हुआ है रणमल एवं राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसके साथ संघर्ष में चाचा मेरा तथा उसके समर्थक मारे गए। रणमल एवं राघव देव के नेतृत्व में, ठीक है, मार दिया। इस प्रकार विद्रोही सामंतों की शक्ति का दमन कर कुमार ने स्वयं की स्थिति को मजबूत किया। भीलों को अपनी ओर मिलाकर भावी योजनाओं को क्रियान्वित किया। चाचा मेरा दमन हो गया। सामंतों पर नियंत्रण। कुंभा के पितामह लाखा सिंह ने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था। कुंभा के पितामह यानी कि दादाजी लाखा सिंह ने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था। रणमल ने इस विवाह की अनुमति सशर्त से दी थी। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया था। रणमल ने इस विवाह की अनुमति सशर्त से दी थी। यानी कि हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की। कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ की। इससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। लाका का ज्येष्ठ पुत्र चुंडा ने पितृभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वयं का राज्याधिकार त्याग दिया। जब लाका की मृत्यु हो गई तो हंसाबाई का पुत्र मोकल अल्पवयस्कावस्था में महाराणा बन गया। जब लाका की मृत्यु हो गई तो ठीक, इसकी चुंडा ने पूर्ण निष्ठा के साथ साम्राज्य संचालन में अपना सहयोग दिया, लेकिन शासन में चुंडा के प्रभाव को देखकर हंसाबाई अनायास ही संशयित हो गई तथा अपने पुत्र मोकल की सहायता करने के लिए मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला लिया। रणमल ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक मारवाड़ी सामंतों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा दिया। इससे मेवाड़ के सामंतों में यह भावना घर करने लगी कि मेवाड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ का शासन स्थापित होता जा रहा है। चुंडा रणमल की नीतियों से परेशान होकर मांडू चला गया। चुंडा कहाँ चला गया? मांडू। चुंडा के भाई राघव देव का रणमल ने पूर्वक भाई को मार दियो यार, चुंडा काकू या रणमल ने। और यह रणमल कौन हो भाई? हंसाबाई। जब सुन मेरी बात, देख, या तो है कहीं हंसाबाई को भाई ये कौन? रणमल। और यह पत्नी कौन की? लाखा की। और लाखा को पुत्रो बड़ो चुंडा। भाई को मरवा दियो यार। राघव देव का रणमल ने षड्यंत्रपूर्वक वध कर दिया। सरदारों में रणमल के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में मांडू से चुंडा भी मेवाड़ आ गया। आ जाए वो काम से। कौन? रणमल। और सरदारों ने षड्यंत्र रचकर रणमल की हत्या करवा दी। इस कृत्य में कुंभा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ों का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था वह समाप्त हो गया। 5 वर्ष की अवधि में ही चाचा मेरा तथा रणमल के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को हल कर महाराणा अपनी घरेलू समस्याओं का अंत कर दिया। 28/10/2009।
6-7 की या 7-8 की पुस्तक है। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ। ठीक, चल। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ। कुंभा की प्रारंभिक विजय। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ काल में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति को बढ़ाया। राजस्थान में अपना नेतृत्व स्थापित किया। इन विजयों से वह अपने साम्राज्य का विस्तार करके भावी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना चाहता था। पश्चिमी प्रदेशों की विजय। पश्चिमी प्रदेशों यानी कि ये पश्चिमी प्रदेश है, देख इधर। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ। ठीक है, पश्चिमी प्रदेशों की विजय, इसको पढ़ेंगे अब। आबू एवं सिरोही पर अधिकार। आबू एवं सिरोही पर अधिकार। महाराणा कुंभा के पिता मुगल की हत्या के समय आबू सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल ने, आई समझ में, आबू सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल ने अपने राज्य की सीमा से लगने वाले मेवाड़ राज्य के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया था। अतः कुंभा के लिए उन गांवों पर पूर्ण अधिकार करना आवश्यक था। आबू सिरोही राज्य की भौगोलिक स्थिति भी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। गुजरात की तरफ से आक्रमण का मार्ग भी इधर से ही था। अतः कुंभा के लिए आक्रमणकारी मार्ग पर कब्जा करना आवश्यक था। कुंभा भविष्य में नागौर तथा मारवाड़ क्षेत्र को भी अपने अधिकार में लेना चाहता था। नागौर तथा मारवाड़, इस हेतु इस राज्य क्षेत्र पर आधिपत्य होना आवश्यक था। इन बातों को ध्यान में रखकर महाराणा ने टोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में, टोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेज दी, जिसने आबू और उसके निकटवर्ती सिरोही के भागों को अपने अधिकार में ले लिया। टोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में भेजी थी भाई। मेवाड़ मारवाड़ मैत्री। हंसाभाई के भाई मारवाड़ के रणमल की मेवाड़ में हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा का विचार था कि यदि मारवाड़ पर जोधा का अधिकार सुरक्षित रहा, मारवाड़ पर जोधा का अधिकार सुरक्षित रहा तो वह संगठित होकर मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। अतः उसे संगठित नहीं होने देना है। एक मिनट। हंसाभाई के भाई मारवाड़ के रणमल की मेवाड़ में हत्या हो जाने के बाद, ठीक, महाराणा कुंभा का विचार था कि यदि मारवाड़ पर जोधा का अधिकार सुरक्षित रहा तो वह संगठित होकर मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। सही है, अतः उसे संगठित नहीं होने देना है। इसी अभिप्राय से महाराणा कुंभा ने चुंडा को जोधा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चुंडा ने जोधा की राजधानी, चुंडा ही गयो जैसु गयो वह रणमल ने को भाई मार दियो। चुंडा का भाई को। और बीच में देखी जाए तो चुंडो कुंभा को वही है क्या भाई मोकल का पुत्र था ये, नहीं लाखा का। ये लाखा है। जब लाखा का पुत्र हो गया कौन, लाखा का चुंडा, और इधर भी है, हाँ शायद भाई था ये। हाँ हंसाभाई का पुत्र, हाँ दूसरी पत्नी से था ये, है ना, और वो दूसरी पत्नी से था, तो भाई थे, लेकिन उम्र का काफ़ी गैप था, है ना। प्रतिज्ञा कर रखी थी चुंडा ने जोधा की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया तथा जोधा वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर छुप गया। काहुनी गांव में चुंडा ने जोधा की राजधानी, मारवाड़ की राजधानी कौन सी, मंडोर में से मारवाड़ में से मंडोर, और काहुनी गांव में जाकर छुप गया। जोधा ने मारवाड़ से दूर रहकर कई बार मंडोर लेने का प्रयास किया,
आई समझ में। परंतु उसे हर बार पराजित होना पड़ा। महाराणा कुंभा गुजरात तथा मालवा के अभियान में लगा हुआ था। वह अब मेवाड़ मारवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। हंसाबाई जो महाराणा की दादी थी, वे भी चाहती थी कि मंडोर पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रखा जाए। इन कारणों से मेवाड़ मारवाड़ में संधि हो गई। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करके मैत्री संबंधों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इन कारणों से मेवाड़ मारवाड़ की संधि हो गई। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करके मैत्री संबंधों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। पूर्वी प्रदेशों की विजय। मेवाड़ के पश्चिम क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने के पश्चात महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के पूर्वी भाग में स्थित राज्यों से अपनी सीमा को सुरक्षित किया। पूर्व काल में बूंदी के शासक मेवाड़ के सामंत थे। पूर्व काल में बूंदी के शासक मेवाड़ के सामंत थे। आई समझ में। ये जो राजा ना बूंदी का पहला मेवाड़ के अंडर में आए, लेकिन जब मेवाड़ में घरेलू संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई तब वे स्वतंत्र शासक बन बैठे। महाराणा कुंभा ने अपनी सेना भेजकर गागरोन, बम्बावदा, मांडलगढ़, गागरोन, बम्बावदा और मांडलगढ़ पर अधिकार स्थापित कर लिया। बूंदी का शासक भी युद्ध में पराजित हुआ। महाराणा ने बूंदी के शासक को अपने राज्य का स्वामी रहने दिया तथा कर देने वाले राज्य का दर्जा प्रदान किया। मेवाड़ राज्य की सीमा पर पश्चिम में जोधा का राज्य एवं पूर्व में बूंदी का राज्य स्थित था, जिन पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करके महाराणा ने कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। सही है। महाराणा कुंभा एवं मालवा, अब मालवा है ना, महाराणा कुंभा एवं मालवा। दिल्ली में तुगलक वंश के समय से ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रांतीय शासकों ने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। दिल्ली में तुगलक वंश के समय से ही, ठीक, जिनमें मेवाड़ के निकट मालवा, गुजरात एवं नागौर राज्यों की स्थापना। ये तीनों मुस्लिम राज्य मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिंतित थे। तीनों ही मुस्लिम हो गए, मालवा, गुजरात और नागौर। उन्हें अपनी स्वतंत्रता को हर समय मेवाड़ से खतरे का अनुभव होता था। अब है संघर्ष के कारण। मालवा इधर है, जैसे कि ये राजस्थान है ना, तो मालवा इधर दक्षिण साइड। मालवा एवं मेवाड़ दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों के शासक महमूद खिलजी एवं महाराणा कुंभा अपने राज्यों की सीमा का विस्तार करना चाहते थे। मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। इसलिए दोनों की महत्वाकांक्षा ने संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। एक तो ये हो गया। फिर है दूसरा मुख्य कारण कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना था। 1435 में मालवा के सुल्तान होशंग शाही की मृत्यु हो गई। 1435 में मालवा के सुल्तान होशंग शाही की मृत्यु हो गई। इसके बाद वहाँ के महमूद खिलजी नामक एक मंत्री ने 1436 ईस्वी में सुल्तान का पद हथिया लिया। यानी कि एक मंत्री था ये जो राजा है ना, ये मालवा का कौन? महमूद खिलजी। होशंग शाही की मृत्यु हुई। इसके बाद वहाँ के महमूद खिलजी नामक एक मंत्री ने 1436 ईस्वी में सुल्तान का पद हथिया लिया। मृतक सुल्तान का पुत्र उमर खां कुंभा के पास मेवाड़ गया। ये भाई साहब कुंभा के पास में आ गया, जो वारिस था। कुंभा ने उसका स्वागत सत्कार किया तथा मालवा का सिंहासन प्राप्त करने के लिए मेवाड़ की सैनिक सहायता प्रदान की। इस सैनिक सहायता से उमर खां ने सारंगपुर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। उमर खां ने सारंगपुर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात
तत्पश्चात मेवाड़ की सेना वापस लौट आई। सुल्तान महमूद खिलजी ने कुंभा की इस कार्रवाई को शत्रुतापूर्ण माना। ठीक। तीसरा कारण है यह था कि कुंभा के कुछ विद्रोही सरदारों को मालवा सुल्तान ने अपने यहाँ पर जागीरें प्रदान कर सम्मानित कर रखा था, जो सुल्तान को मेवाड़ के विरुद्ध उकसाते रहते थे। महाराणा कुंभा के पिता की हत्या करने वालों को सुल्तान ने शरण दी। जब उन्हें लौटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। इन कारण से दोनों के राज्यों के शासकों में शत्रुता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब होएगा भाई साहब सारंगपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के राज्य पर 1437 ईस्वी में भीषण आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ, भीषण लड़ाई हुई भाई। 1437 में सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन था? ये सेनापति था जिसने कि भाई साहब ये है ना मालवा के सुल्तान से राजगद्दी हथिया ली, उसको मार के। जिसे महमूद की सेना को पराजित होकर भागना पड़ा। इस भागती सेना का मांडू तक कुंभा ने पीछा किया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान को पकड़कर बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बंदी बनाकर सुल्तान को कुंभा चित्तौड़ ले आया। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। 6 महीने तक सुल्तान को बंदी बनाए रखने के बाद उसे स्वतंत्र कर मालवा भेज दिया गया। कर्नल टोड, ओझा और शारदा आदि ये हो रहे यार, ये नाम थोड़ा बहुत कर्नल टोड, ओझा और शारदा जन क्या नाम आदि इतिहासकारों ने सुल्तान को कुंभा द्वारा मुक्त करने की नीति की आलोचना की है। पहले भी भारतीय नरेशों ने इस प्रकार की भूलें की है जिनका परिणाम ठीक नहीं निकला। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाराणा कुंभा का यह कदम ठीक था, क्योंकि मालवा जैसे दूरस्थ राज्य को अधिक समय तक अपने अधिकार में बनाए रखना एक कठिन कार्य था। यदि मालवा पर गुजरात का आक्रमण हो जाता तो कुंभा उसे मालवा पर अपना अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाता? यदि मालवा पर गुजरात का आक्रमण हो जाता तो कुंभा उससे मालवा पर अपना अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाता? पैतृक राज्य भी असुरक्षित हो जाता। सही है। इसलिए ही महमूद को 6 माह बंदी बनाकर महाराणा ने सभी पक्षों पर सोच विचार किया तथा तब उसे मुक्त करने का फैसला लिया था। राजपूतों द्वारा कड़ा प्रतिरोध। सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 6 वर्ष पश्चात 1442 में एक बड़ी सेना द्वारा कुंभा के राज्य पर आक्रमण किया। उसने दीप सिंह के मोर्चे को ध्वस्त करते हुए कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 6 वर्ष पश्चात है, 6 वर्ष पर सोजू आया लड़ाई लड़वा भाई, छोड़वा कोई अपरिणाम हो। महमूद शाह खिलजी ने पराजय का बदला लेने के लिए 1442 में एक बड़ी सेना द्वारा कुंभा के राज्य पर आक्रमण किया। उसने दीप सिंह के मोर्चे को ध्वस्त कर कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। अच्छा, तत्पश्चात वह चित्तौड़ की ओर बढ़ा, जहां मेवाड़ के सैनिकों ने उसे खूब चकाया और सुल्तान बिना कुछ प्राप्त किए वापस लौटने को विवश हुआ। चित्तौड़। जहां मेवाड़ के सैनिकों ने उसे खूब चकाया और सुल्तान बिना कुछ प्राप्त किए वापस लौटने को विवश हुआ। तत्पश्चात 3 वर्ष के बाद 1446 ईस्वी में सुल्तान पुनः कुंभा से मांडलगढ़ छीनने हेतु सेना लेकर मेवाड़ के तत्पश्चात 3 वर्ष के बाद 1446 ईस्वी में सुल्तान पुनः कुंभा से मांडलगढ़ छीनने हेतु सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा।
बनास नदी पार करने पर राणा एवं सुल्तान की सेना में युद्ध हुआ। सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ी। वह अजमेर की ओर आगे बढ़ गया। लौटते समय उसने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें भी वह असफल रहा। मांडलगढ़ छीनने हेतु सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा। बनास नदी पार करने पर राणा एवं सुल्तान की सेना में युद्ध हुआ। बनास नदी पार करने पर राणा एवं सुल्तान की सेना में युद्ध हुआ। सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ी। बनास नदी पार करने पर राणा एवं सुल्तान की सेना में युद्ध हुआ। सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ी। वह अजमेर की ओर आगे बढ़ गया। लौटते समय उसने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें भी वह असफल रहा। 1456 इसमें पुनः सुल्तान ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस प्रकार महमूद के मेवाड़ आक्रमण में भारी पराजय थी। राजपूत सेना के कड़े मुकाबले के कारण वह कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को लेने में प्रत्येक बार असफल रहा। इन आक्रमणों में मेवाड़ की एक इंच भूमि भी नहीं गई। यह महाराणा कुंभा के श्रेष्ठ सैन्य संगठन का परिणाम था। इस प्रकार 1437 में महाराणा कुंभा द्वारा पराजित एवं अपमानित मालवा के सुल्तान ने 1442 ईस्वी से 1456 तक अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से अनेक बार विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, लेकिन वह सभी असफल हुए। ठीक, ये मालवा का हो गया। अब है महाराणा कुंभा एवं गुजरात। दिल्ली में केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र हुए गुजरात के सुल्तान अहमद शाह, गुजरात में था अहमद शाह, आई समझ में, और महमूद खिलजी, ये था मालवा का महमूद खिलजी। अहमद शाह 1433 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला करने के लिए महाराणा मुगल सेना के लिए गुजरात की ओर जा रहे थे। मार्ग में जिलवाड़ा या जीजवाड़ा स्थान पर उनकी हत्या हो गई। उस समय गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण की नीति का पालन करता आ रहा था। उस समय गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण की नीति का पालन करता आ रहा था। 1442 में अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय, मुगल की टेम था अहमद शाह, है ना भाई, मृत्यु होगी 1442 में। फिर आ रहा है उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय सुल्तान बना। मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी कुंभा के टाइम पे। और गुजरात का कौन था मुगल के टाइम पे? अहमद शाह। और कुंभा के टाइम पे मोहम्मद शाह द्वितीय सुल्तान बना। 1451 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात 1451 से 1459 में कुतुबुद्दीन गुजरात का सुल्तान बना। तत्पश्चात महमूद बेगढ़ बना। इस प्रकार महाराणा कुंभा को गुजरात के कई सुल्तानों से संघर्ष करना पड़ा। क्यों? मैं अहमद शाह के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, फिर कुतुबुद्दीन, फिर महमूद बेगड़ा तो प्रसिद्ध है यार। गुजरात के कई सुल्तानों से संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के कारण गुजरात के नागौर की राजनीतिक स्थिति। राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित नागौर राज्य पर फिरोज खां का अधिकार था। 1451 और 52 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नागौर पर फिरोज खां का अधिकार था, अब इसकी मृत्यु हो गई।
तथा उत्तराधिकार हेतु संघर्ष चढ़ गया। फिरोज खां के भाई मुजाहिद खान ने फिरोज के पुत्र शम्स खां को फिरोज खां के भाई मुजाहिद खान ने फिरोज के पुत्र शम्स खां को पराजित कर नागौर से भगा दिया। 1 मिनट। फिरोज खां का अधिकार था तो इसकी मृत्यु हो गई तथा उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया। जब फिरोज खां के भाई मुजाहिद खान ने फिरोज खां के पुत्र शम्स खां को पराजित नागौर से भगा दिया। ठीक है। शम्स खां महाराणा कुंभा के चरण में पहुंचा और सैनिक सहायता के लिए प्रार्थना की। गुजरात पढ़ रहा है पाया। प्रार्थना की। कुंभा को नागौर राज्य पर मेवाड़ का प्रभाव स्थापित करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। फिर भी शम्स खां को उसने मेवाड़ की सहायता इस शर्त पर देना स्वीकार कर लिया कि वह नागौर के दौरे की किलेबंदी नहीं करेगा। कुंभा मेवाड़ की सेना के साथ शम्स खां को लेकर नागौर की ओर बढ़ा और जब यह सूचना मुजाहिद खां को मिली तो वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मालवा के सुल्तान के चरण में चला गया। शम्स खान कुंभा के नागौर का शासक बनाया। शम्स खां को कुंभा ने कुंभा को बना दिया वही शासक और अपनी सेना सहित मेवाड़ लौटाया। कुंभा के लौटने के पश्चात ही शम्स खां कुंभा से प्रारंभ जो संधि स्वीकार की थी वह नागौर की किलेबंदी नहीं करेगा। देख लो बदल गया उसका वह उल्लंघन करने लगा। परिणामस्वरूप कुंभा ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। नागौर एवं गुजरात में कुंभा के विरुद्ध संगठन। संधि की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण क्रुद्ध महाराणा कुंभा ने नागौर की ओर प्रस्थान किया। बाकी वजह से शासक बने होगा लेकिन अब देख ले कुंभा की बात नहीं। राणा के सैनिक प्रयाण की सूचना मिलते ही शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद पहुंचा। शम्स खां अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कर दिया। शम्स खां ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कर दिया। गुजरात के सुल्तान का नाम है कुतुबुद्दीन, ताकि वह उसके अनुकूल बन सके। सुल्तान शम्स खां की सहायता के लिए गुजरात की सेना को नागौर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। सुल्तान शम्स खां की सहायता के लिए गुजरात की सेना को नागौर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। नागौर एवं गुजरात की पराजय। इस प्रकार शम्स खां गुजरात की सेना के साथ नागौर में महाराणा कुंभा से टक्कर लेने आ पहुंचा। कुंभा की सेना लिया मासू। कुंभा के शक्तिशाली आक्रमण को शम्स खां तथा गुजरात सेना झेल न सकी और अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्धभूमि से भाग छूटी। कुंभा के हाथों गुजरात की सेना की पराजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसने कुंभा की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई तथा सुल्तान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुजरात द्वारा आक्रमण। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन ने 1451 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। कुतुबुद्दीन मार्ग में स्थित सिरोही के देवड़ा शासक को भी जो मेवाड़ के कुंभा से सुल्तान की सहायता से आबू प्राप्त करना चाहता था। मार्ग में स्थित सिरोही के देवड़ा शासक को भी जो मेवाड़ के कुंभा से सुल्तान की सहायता से आबू प्राप्त करना चाहता था अपनी तरफ मिला लिया और दोनों ने संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण कर दिया। कौन कौन होगा ये? एक तो
सिरोही को देवड़ा संतान होगो और एक प गुजरात। कुंभा की सेना की प्रारक क्षमता इतनी अधिक थी कि परास्त होकर युद्ध भूमि से भाग छूटे। सुल्तान पर पराजय का कलंक लगा। उसे किसी तरह कम करने के लिए वह मेवाड़ की राजधानी क्षेत्र को छोड़कर कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। इस समय महाराणा कुंभा मांडल क्षेत्र से मालवा के सुल्तान को खदेड़ने में लगा हुआ था। फिर भी कुतुबुद्दीन के कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले ही वह वहां पहुंच गया। आश्चर्यचकित कुतुबुद्दीन ठीक से मोर्चा संभाल भी नहीं पाया था कि राजपूत सरदारों ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने के लिए विवश कर दिया। कुतुबुद्दीन गुजरात लौटने को बाध्य हुआ। कुतुबुद्दीन मालवा गुजरात गठबंधन। गुजरात द्वारा आक्रमण, नागौर एवं गुजरात की पराजय, नागौर एवं गुजरात में कुंभा के विरुद्ध संगठन। गुजरात में था कुतुबुद्दीन। वो नागौर का को कहीं नाम शम्स खां। मांडलगढ़ क्षेत्र से मालवा के सुल्तान को खदेड़ने में लगा हुआ था ना। अब मालवा और गुजरात गठबंधन। पराजित एवं अपमानित गुजरात का सुल्तान जब वह वापस लौट रहा था तो उससे मार्ग में मालवा के सुल्तान का दूत। पराजित एवं अपमानित गुजरात का सुल्तान जब वह वापस लौट रहा था तो उसे मार्ग में मालवा के सुल्तान का दूत ताज का मिला, जिसने कहा कि यदि मालवा और गुजरात साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें तो मेवाड़ की शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। दोनों मुस्लिम सुल्तान एक होकर संयुक्त रूप से कुंभा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात का अधिकार तथा पूर्वी भाग पर मालवा का अधिकार स्वीकार करके मेवाड़ के क्षेत्रों को आपस में बंटवारा करने की संधि कर ली। याल है युद्ध से पहले ही विभाजित कर दियो कि बा हिस्सों में रहो बा हिस्सों तेरो। यह संधि चंपानेर की संधि कहलाई। चंपानेर की संधि। बताइए चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? मालवा वर्सेज गुजरात। यह संधि 1451 के आसपास की गई। यह संधि 1451 के आसपास की गई। मालवा गुजरात की सेनाओं का संयुक्त आक्रमण। संधि के अनुसार गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर तथा मालवा के सुल्तान ने मालवा की तरफ मेवाड़ क्षेत्र पर 1458 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के परिणाम के विषय में मुस्लिम इतिहासकार सुल्तानों की जीत बताते हैं, लेकिन फिर उनको क्या मिला? क्या वे चंपानेर की संधि के अनुसार कुंभा के राज्य को दो भागों में अपना अधिकार स्थापित कर सके, और यदि अधिकार करते तो ये मुस्लिम लेकर उसका अवश्य उल्लेख करते। अतः राजस्थानी स्रोत ही युद्ध के परिणाम का सही उल्लेख करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रसिक प्रिया दोनों सुल्तानों की करारी हार का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में दोनों सुल्तानों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रसिक प्रिया दोनों सुल्तानों की करारी हार को लेकर संभवतः ये सुल्तान एक दूसरे के प्रति अविश्वासी बने रहे। इस प्रकार गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन पे मेवाड़ पर बार बार आक्रमण किया, परंतु उसे हर बार राजपूत सैनिकों से भारी शिकस्त ही मिली। इसमें उसकी मृत्यु हो गई। सन है
इसमें इसकी मृत्यु हुई। कुंभा को एक ही समय में इन सुल्तानों को पृथक पृथक सेनाओं से युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार के संघर्ष में वह मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहा। यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इम्पोर्टेंट है भाई। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ठीक है, महाराणा कुंभा केवल पराक्रमी अद्भुत योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी सर्वोपरि थे। कुंभा ने 15वीं शताब्दी के उस काल में, जब उसे निरंतर युद्धों में रत रहना पड़ा था, तब भी उन्होंने साहित्य, कला, नाट्य, भाषा तथा दर्शन आदि क्षेत्रों में नव चेतना का संचार किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था और स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। ठीक है, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ठीक है ना, इनको दोबारा से देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। महाराणा कुंभा केवल पराक्रमी अद्भुत योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी सर्वोपरि थे। कुंभा ने 15वीं शताब्दी के उस काल में, जब उसे निरंतर युद्धों में रत रहना पड़ा था, तब उन्होंने साहित्य, कला, नाटक, भाषा या दर्शन आदि क्षेत्रों में नवचेतना का संचार किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था और स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। महाराणा कुंभा का शासनकाल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसके शासनकाल में कला के क्षेत्र वही उपलब्धियों हम निम्नानुसार 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला। स्थापत्य कला फर्स्ट आ रही है। कुंभा के शासनकाल में स्थापत्य कला के 5 रूप प्राप्त हुए हैं: राजप्रसाद, ठीक है, फिर देवालय, दुर्ग, जलाशय, स्तंभ। राजप्रसाद, देवालय, दुर्ग, जलाशय और स्तंभ। राजप्रसाद। चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ दोनों स्थलों पर कुंभा द्वारा निर्मित राजप्रसाद प्राप्त हुए हैं। ये राजप्रसाद महल विशाल कक्षों के तथा ऊंची ऊंची छतों के हैं। सुंदर झरोखे से ये और भी सुंदर दिखते हैं, है ना। देवालय। देवालयों या मंदिरों के निर्माण में परंपरागत शैली का प्रयोग किया गया है। रणकपुर का जैन मंदिर, है ना, रणकपुर का जैन मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चबरी गौरी का मंदिर, आबू के मंदिर, एकलिंगजी में मीरा मंदिर आदि मंदिर अपने अनूठे हैं। इनकी विशालता एवं तक्षणता निश्चय ही विलक्षण है। रणकपुर के जैन मंदिर संगमरमर स्तर पर उच्च कोटि का तक्षण कार्य किया गया है। यह मंदिर वास्तु की दृष्टि से स्थापत्य की विशेषता लिए हुए है। कुंभकालीन स्थापत्य में सुरक्षा का अंश पाया जाता है, इसलिए भंडारकर महोदय ने कहा है कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया है। रणकपुर का जैन मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चबरी गौरी का मंदिर, आबू के मंदिर, एकलिंगजी मीरा मंदिर आदि अपने में अनूठे हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में संगमरमर प्रस्तर पर उच्च कोटि का तक्षण कार्य किया गया है। अवैध दुर्ग। दुर्ग सैनिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से भारत में दुर्ग निर्माण की प्राचीन काल से ही समृद्ध परंपरा रहा है। प्राचीन साहित्य में जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, नदी दुर्ग आदि दुर्गों का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महाराणा कुंभा ने अपने शिल्पकला के विशेषज्ञ मंडन की सलाह से अनेक दुर्गों का निर्माण किया। राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। इनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका निर्माण 1443 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कुंभलगढ़ का दुर्ग है ना भाई, 1443 में प्रारंभ किया गया, जो 1459 में बनकर तैयार हुआ। इस दुर्ग में ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, राम पोल नामक भव्य द्वार
स्थापित के प्रति विद्यमान है। 1 मिनट। कुंभलगढ़ दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका निर्माण 1443 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जो 43 से लगाकर 59 तक बनकर तैयार हुआ। 1459 में, है ना। जो कुंभलगढ़ दुर्ग में औरठ पोल है, अल्लाह पोल है, हनुमान पोल है, विजय पोल है, राम पोल है। क्वेश्चन आएगा, बताइए हनुमान पोल किस दुर्ग में है, या औरठ पोल किस दुर्ग में है, अल्लाह पोल कहाँ स्थित है निम्नलिखित दुर्गों में से। औरठ, अल्लाह, हनुमान, विजय, राम। औरठ पोल, अल्लाह पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, राम पोल नामक भव्य द्वार स्थापित के प्रति विद्यमान है। इस दुर्ग में 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते हैं। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर मंदिर एवं प्रसाद बनाए गए हैं। समतल भूमि कृषि हेतु छोड़ी गई थी। दुर्ग को चारों ओर विशाल प्राचीर एवं बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया। दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास बनाया, जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग। उन्होंने सिरोही के निकट बसंती दुर्ग बनवाया। सिरोही के निकट बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग किसने बनवाया था? कुंभा ने। कहाँ? सिरोही के निकट। बदनौर के निकट बैराट के दुर्ग का निर्माण किया। भीलों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भोमट का दुर्ग बनवाया गया। ये अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में किस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था या फिर करवाया था? तो सिरोही में है बसंती दुर्ग, और बदनौर के निकट है बैराट दुर्ग। और भीलों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विषय अगर देखी जाए ना, तो बै से बदनौर, बै से बैरोट, सिरोही, बसंती, भीलों, भौमट। पश्चिम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आबू में अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किया। चित्तौड़ के दुर्ग में भी निर्माण कार्य करवाकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की। आई समझ में? अब है जलाशय। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग विशाल स्थापत्य के प्रमाण है, जिनमें उसकी सहस्त्रों संख्या में सेनाधिकारी, राजकीय अधिकारी एवं राजपरिवार तथा पशु संपदा निवास करती है। उनके रहने की उचित व्यवस्था थी। जल संग्रहण के लिए अनेक तालाब टाँके तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति करते थे। दुर्ग क्षेत्र में सबसे निचले भाग को जल संग्रहण हेतु तालाब के रूप में निर्मित किया जाता था। सबसे निचले भाग को, जिसमें नालियों द्वारा संपूर्ण गढ़ क्षेत्र तथा पर्वत शिखरों का जल संग्रहित हो जाता था। कुंभलगढ़ में 50,000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक विशाल ताल बनवाया गया। इन दुर्गों की पर्वत श्रृंखलाओं शिखरों पर स्थित और उसमें अद्भुत जल संग्रहण व्यवस्था देश के संदर्भ में आज भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। जल संग्रहण व्यवस्था है अद्भुत जल संग्रहण व्यवस्था, जो आज भी देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्तंभ निर्माण की परंपरा भी हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। मौर्य काल में ये कौन सा रहा है? द्वारा गढ़वाए गए स्तंभ। गुप्त काल में गरुड़ स्तंभ। मौर्य काल में पता नहीं यार, इसके बाद में क्या है।
गुप्त काल में गरुड़ स्तंभ आदि। इस प्रकार राजपूत काल में भी इस परंपरा का निर्वाह होता रहा। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित स्तंभ, जिसे इतिहासकारों ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहा है, वास्तविकविदों ने विष्णु ध्वज कहा है, विशेष महत्व रखता है। इस स्तंभ का निर्माण संभवतः 1400 चित्तौड़गढ़ में कुंभा द्वारा निर्मित स्तंभ, जिसे इतिहासकारों ने विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ कहा है, वास्तुविदों ने विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ कह दे या कीर्ति स्तंभ कह दे या विष्णु ध्वज कह दे, एक ही बात है। इस स्तंभ का निर्माण संभवतः 1428 ईस्वी प्रारंभ हुआ। यह 1459 ईस्वी बनकर तैयार हुआ। इसमें 9 मंजिलें हैं। नीचे यह 30 फुट चौड़ा है। और नीचे है 30 फुट चौड़ा है। ऊपर 122 फुट ऊंचा है। ऊपर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं। संभवतः स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से आच्छादित है और हिंदू शैली के अलंकरण से सुसज्जित है। 1428 से 1459 है शायद। 9 मंजिला, 30 फुट चौड़ा नीचे से है ना, और ऊंचाई 122 फुट ऊंचा। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इसलिए इसे विजय स्तंभ कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। मूर्तिकला। कुंभकालीन जैन एवं हिंदू मंदिरों में अनेक प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त होती है, जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग में हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की प्रतिमाएं। द्वितीय वर्ग में पौराणिक देवी प्रतिमाएं जैसे कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ब्याल आदि की प्रतिमाएं हैं। तृतीय वर्ग में सामान्य जनजीवन से संबंधित प्रतिमाएं, युद्ध, दृश्य, भजन मंडलियां आदि। प्रथम वर्ग में ना, द्वितीय वर्ग में, तृतीय वर्ग में, चतुर्वर्ग में वे प्रतिमाएं जो किसी न किसी धार्मिक आख्यान से संबंधित है। कुंभकालीन प्रतिमाओं की प्रमुख विशेषता विष्णु की प्रतिमाओं में दिखाई देती है। कुंभलगढ़ में विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमाएं हैं। कुंभलगढ़ में विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमाएं हैं। चित्तौड़ में स्थित कुंभश्याम मंदिर की रथिका में 12 एवं नरसिंह अवतार की मूर्तियां भी उल्लेखनीय है। चित्तौड़ में कुंभश्याम मंदिर है चित्तौड़ में की रथिका में 12 वराह एवं नरसिंह अवतार की मूर्तियां भी उल्लेखनीय है। बताइए, विष्णु की वराह एवं नरसिंह अवतार की मूर्तियां कहाँ उल्लेखित है? कुंभश्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। कुंभलगढ़ में 24। विष्णु के साथ साथ शक्ति की भी विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं हैं। कीर्ति स्तंभ पर त्रिपुरा, लक्ष्मी एवं उमा, पार्वती, गौरी आदि अनेक देवताओं की प्रतिमाएं उपलब्ध है। ये सभी प्रतिमाएं विभिन्न प्रकार के आभूषणों से श्रृंगारित है। विष्णु के साथ साथ शक्ति की विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं है। कीर्ति स्तंभ पर त्रिपुरा, लक्ष्मी, उमा, पार्वती, गौरी आदि अनेक देवियों की प्रतिमाएं उपलब्ध है। ये सभी प्रतिमाएं विभिन्न प्रकार के आभूषणों से श्रृंगारित है। ये प्रतिमाएं कुंभकालीन कलाकारों द्वारा निर्मित अनुपम कृतियां हैं, जो समाज
तथा सौंदर्य कला की दृष्टि से उत्तम है। सजावट, पता नहीं ये आगे क्या है। त्रिपुरा लक्ष्मी, उमा, पार्वती, गौरी आदि अनेक देवियों की प्रतिमाएं उपलब्ध है। चित्रकला, कुंभा के पूर्व ही मेवाड़ में चित्रकला की परंपरा स्थापित हो चुकी थी। कुंभा के महल में भित्तियों पर कुछ भित्ति चित्रों के अवशेष विद्यमान है। कुछ धनीमानी लोगों ने भवनों में भी भित्ति चित्र बनवाए जाते थे, जिसका उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों में मिलता है। कुंभा के काल में सुपाह नाय चरित्र नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। सुपास नाय चरित्र, सुपास नाय चरित्र नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। इन चित्रों में प्रयुक्त रंग में स्वर्ण चूर्ण का उपयोग किया गया है। कुंभा के काल में सुपास नाय चरित्र नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। बताइए सुपास नाय चरित्र ग्रंथ किसके काल में चित्रित किया गया? यहाँ पर संबंधित है कुंभा के काल में। सुपास नाय चरित्र ग्रंथ क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है। स्वर्ण चूर्ण का उपयोग किया गया है। संगीत कला, महाराणा कुंभा स्वयं एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। उनके द्वारा रचित संगीत के संगीत राज सूढ़ प्रबंध, संगीत रत्नाकर इसके स्पष्ट प्रमाण है। रणकपुर मंदिर की प्रतिमा में भी संगीत राज एवं संगीत रत्नाकर, रणकपुर मंदिर की प्रतिमाओं में भी इन मंडलियों का अंकन था तथा विभिन्न वादकों से युक्त प्रतिमाएं कुंभकालीन संगीत के महत्व को प्रदर्शित करती है। अनेक प्रतिमाओं में दोबारा देखते हैं संगीत कला। महाराणा कुंभा स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। उनके द्वारा रचित संगीत के संगीत राज सूढ़ प्रबंध, संगीत रत्नाकर इसके स्पष्ट प्रमाण है। रणकपुर मंदिर की प्रतिमाओं में भी संगीत मंडलियों का अंकन तथा विभिन्न वादकों से युक्त प्रतिमाएं कुंभकालीन संगीत के महत्व को प्रदर्शित करती है। अनेक प्रतिमाओं में मृदंग, श्रृंग, जहाज वाद्यों का प्रदर्शन तथा कीर्ति स्तंभ की प्रतिमाओं में अनेक प्रकार की नृत्य मुद्राओं का अंकन कुंभा के काल की संगीत कला की उन्नत अवस्था का प्रमाण है। साहित्यिक क्षेत्र में कुंभा की उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा में एक विद्वान तथा विद्यानुरागी के रूप में प्रतिष्ठित राजा थे। महाराणा कुंभा में एक विद्वान तथा विद्यानुरागी के रूप में प्रतिष्ठित राजा थे। उन्होंने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान कर रखा था। वह स्वयं वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण था। कुंभा ने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की टीका रसिकप्रिया उल्लेखनीय है। वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण था। कुंभा ने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की टीका रसिकप्रिया उल्लेखनीय है। उसने संगीत एवं नाटक ग्रंथों का उल्लेखन किया है। संगीत से संबंधित उसके द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज तथा संगीत मीमांसा उल्लेखनीय है। दोबारा देखते हैं। मंडलियों का अंकन तथा विभिन्न वादकों से युक्त प्रतिमाएं कुंभकालीन संगीत के
महत्व को प्रदर्शित करती है। अनेक प्रतिमाओं में मृदंग, शृंग, झांझ वाद्यों का प्रदर्शन तथा कीर्ति स्तंभ की प्रतिमाओं में अनेक प्रकार की नृत्य मुद्राओं का अंकन कुंभा के काल की संगीत कला की उन्नत व्यवस्था का प्रमाण है। सहज क्षेत्र में कुंभा की उपलब्धियां। महाराणा कुंभा स्वयं एक विद्वान तथा विद्यानुरागी के रूप में प्रतिष्ठित राजा थे। उन्होंने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान कर रखा था। वह स्वयं वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण था। कुंभा ने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की टीका, जयदेव द्वारा रचित है गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया उल्लेखनीय है। गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया उल्लेखनीय है। उसने संगीत एवं नाटक ग्रंथों का भी लेखन किया। संगीत से संबंधित उसके द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज तथा संगीत मीमांसा उल्लेखनीय है। कुंभा के दरबार में उस समय के प्रसिद्ध शिल्पी मंडन को आश्रय प्राप्त था। मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथों की रचना की। देव मूर्ति प्रकरण, ठीक, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा एवं पुत्र गोविंद भी विद्वान थे। ये दोनों दरबारी साहित्यकार थे। मंडन के भाई नाथा और पुत्र गोविंद भी विद्वान थे। ये दोनों दरबारी साहित्यकार थे। नाथा ने वास्तु मंजरी एवं गोविंद ने मंडन के भाई नाथा एवं पुत्र गोविंद भी विद्वान थे। मंडन के भाई नाथा एवं पुत्र गोविंद भी विद्वान थे। मंडन के भाई का नाम क्या था? नाथा, और पुत्र का नाम गोविंद भी विद्वान थे। दोनों दरबारी साहित्यकार थे। नाथा ने वास्तु मंजरी एवं गोविंद ने कलानिधि और उद्धार धोरणी आदि ग्रंथों की रचना की। वास्तु मंजरी किसकी रचना है? नाथा की। एवं कलानिधि और उद्धार धोरणी गोविंद। नाथा तो भाई था और पुत्र गोविंद था। गोविंद की रचना है कलानिधि, उद्धार धोरणी। एकलिंग मोहम्मद का रचिया कान्यवास भी कुंभा का आश्रित विद्वान था। एकलिंग मोहम्मद का रचयिता कान्यवास भी कुंभा का आश्रित विद्वान था। कुंभा के काल में जैन साहित्य का भी सृजन हुआ। सोमसुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक आदि इस समय के जैन विद्वान मेवाड़ में सम्मान पाते थे। कुंभा के पादियाँ। कुंभा में जैन साहित्य का भी सृजन हुआ। सोमसुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक आदि इस समय के जैन विद्वान मेवाड़ सम्मान थे। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए महाराणा कुंभा के समय निम्नलिखित में से जैन विद्वान सम्मिलित नहीं थे या फिर उसके दरबार में सम्मिलित थे? सोमसुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक। सोमसुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक आदि इस समय के जैन विद्वान मेवाड़ में सम्मान पाते थे। कुंभा की उपाधियाँ। महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई अनेक उपाधियों का उल्लेख
मिलता है। महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता था। राणो रासो का मतलब है साहित्यकारों का आश्रयदाता। महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासा, महाराणा, राजगुरु राजनीतिज्ञ, दान गुरु महादानी, आल गुरु पहाड़ी दुर्गों के स्वामी, परम गुरु आदि उपाधियाँ धारण कर रखी थी। उसने छाप गुरु, छापा मारी उत्पत्ति पारंगत, नरपति, अस्पति, गणपति जैसी सैनिक योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियाँ भी धारण कर रखी थी। जब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कुंभा ने धारण नहीं कर रखी थी। यहाँ पर निम्नलिखित में से उपाधि सम्मिलित है। महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासो। राणो रासो का मतलब है साहित्यकारों का रहता। महाराणा, राजगुरु राजनीतिज्ञ, दान गुरु महादानी, आल गुरु महापहाड़ी, आल गुरु पहाड़ी दुर्गों के स्वामी, परम गुरु आदि उपाधियों का धारण कर रखी थी। उसने चाप गुरु, चापमार युद्ध पद्धति में पारंगत, नरपति, अस्पति, गणपति जैसी सैनिक युक्त उपाधियां धारण कर रखी थी। मूल्यांकन। महाराणा कुंभा मेवाड़ के परम पराक्रमी एवं तेजस्वी शासक थे। उसने न केवल विरासत में मिले राज्य की रक्षा की, बल्कि उस समय के शक्तिशाली मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों तथा मारवाड़ के निरंतर होने वाले आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका सफलतापूर्वक विस्तार किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। यह प्रजापालक एवं धर्म सहिष्णु शासक था। कुंभा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शासक थे, कुशल राजनीतिक थे, पड़ोसी शत्रुओं को अपने विरुद्ध संगठित नहीं होने दिया। मालवा में गुजरात के सुल्तान संधि करने के पश्चात भी कुंभा के साथ संयुक्त रूप से युद्ध नहीं कर सके। यह कुंभा की राजनीतिक योग्यता का श्रेष्ठ प्रमाण है। उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया कि शत्रु किसी भी तरह से आक्रमण करे, मेवाड़ की स्वतंत्रता को कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। महाराणा कुंभा के काल में हुआ विकास भारत को एक सुदृढ़, सबल एवं संपन्न राष्ट्र के रूप में विकासित प्रेरणा देता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में महाराणा कुंभा की देन अभूतपूर्व है। यही कारण है कि कुंभा को इतिहास का युग पुरुष मानते हुए श्रद्धा से याद किया जाता है। ये कुंभा हो गया भाई साहब क्लियर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। उपाधियाँ। महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, आलगुरु, परम गुरु, छाप गुरु, नरपति, अस्पति, गणपति सैनिक योग्यता विरोध करने वाली उपाधियां धारण कर रखी थी। जैन साहित्य। सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक आदि इस समय के जैन विद्वान मेवाड़ में सम्मान पाते थे। कुंभा काल में जैन साहित्य का भी सृजन हुआ। सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी। बताइए कुंभा के काल में कौन निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित विद्वान थे। सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी। सोम सुंदर, सोमदेव, सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी। सही नाम है। देख
है ना। सोम सोम सुंदर जयचंद सूरी। जब वास्तु मंजरी की नाथा कौन था, मंडन का भाई, और गोविंद उसका पुत्र था जिसने करी थी कलानिधि उद्धार धोरणी। सुपास नायक चरित्र नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। इन चित्रों में प्रयुक्त रंग में स्वर्ण चूर्ण का उपयोग किया गया है। सुपास नायक चरित्र। चित्तौड़ में स्थित घुमश्याम मंदिर की रथिका में। चित्तौड़ में स्थित घुमश्याम मंदिर की रथिका में वराह एवं नरसिंह अवतार की मूर्तियां भी उल्लेखनीय है। सिरोही में बसंती दुर्ग, बदनौर के निकट बैराट के दुर्ग का निर्माण किया। भीलों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुमठ का दुर्ग। पश्चिम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आबू में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। चित्तौड़गढ़ के दुर्गों में भी निर्माण कार्य करवाकर ठीक एकलिंग महामत, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।